कोचिंग चैनल रघुवर प्रसाद की तरफ से मैं रघुवर प्रसाद आज जो है प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र जो जीएस का पेपर होता है, तो जीएस के पेपर में जो एक संविधान टॉपिक है, उस संविधान के टॉपिक में जो है एक संविधान जो एक रखा गया है। तो संविधान में बहुत टॉपिक हैं। उस संविधान में, भारत के संविधान में संघ है उसका राज क्षेत्र, मैं अनुच्छेद जो है 3 को पूरा पिछले लेक्चर में बता दिया हूं। आज मैं बता रहा हूं अनुच्छेद 4 और 3 के रिफरेंस में, कि मतलब 3 और 4 के रिफरेंस में बता रहा हूं कि अगला तथ्य क्या है जो है संघ और उसके राज क्षेत्र के विषय में। तो अब आइए संविधान जो है भारत का संविधान, उसका अनुच्छेद जो 4 है, अनुच्छेद 4 में स्वयं यह घोषित किया गया है, में स्वयं यह घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का प्रवेश या गठन अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण सीमाओं, क्षेत्रों, नामों में परिवर्तन, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत को संविधान के अनुच्छेद संविधान 368 के अंतर्गत, संविधान 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा। संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत, अर्थात इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जाता है। प्रक्रिया के जरिए पारित किया जाता है। तो इसको समझना है यहाँ कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में कि संविधान अनुच्छेद 4 में यह स्वयं घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों के गठन, ये अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण और सीमाओं,
क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन, ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, चाहे अनुच्छेद 2 हो चाहे अनुच्छेद 3 हो, ये 4 में इसकी व्याख्या की गई है कि अंतर्गत अगर कोई भी कार्य संसद के द्वारा यह किया जाता है, कौन कार्य किया जाता है, किसी भी राज्यों के जो है संघ में मिलाने का काम, राज्यों को संघ में मिलाने का काम, गठन संघ, राज्यों को निर्माण का काम, राज्य की सीमा में परिवर्तन का काम, राज्य के क्षेत्रों में परिवर्तन का काम, राज्य के नामों में परिवर्तन का काम अनुच्छेद 3 में है। ये चाहे 2 हो या 3 हो, को संविधान के 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा। क्लियर? अगर यह सवाल पीटी में पूछ दे कि अगर केंद्र सरकार यानी संघ अगर किसी राज्यों के नाम में परिवर्तन करती है तो एक तरफ से यह संशोधन माना जाएगा, तो क्या यह संशोधन 368 के तहत आता है? ये 368 के तहत आता है? नहीं आता है, आता भी है और नहीं भी आता है, और तीनों गलत है। तो आप किस पर लगाइएगा? तो आप इसी पर टिक लगाइएगा कि ये अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 1 में जो काम दिया गया है भाग 1 के तहत, वह 368 के तहत नहीं आता है। तो यह अवधारणा स्पष्ट रहेगी तब न, तो इसलिए इस अवधारणा को मैं स्पष्ट कर दिया हूं कि संविधान अनुच्छेद 4 में घोषित किया गया, किस चीज का घोषणा किया गया है कि नए राज्यों के प्रवेश का, नए राज्यों के गठन का, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण का, नए सीमाओं और क्षेत्रों नामों में परिवर्तन का, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत को संविधान 368 के अंतर्गत संविधान नहीं, संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इसका मतलब यह हुआ कि यह कानून एक समान बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जाता है। तो यह अगर पूछ दे कि संघ के द्वारा अगर किसी राज्यों के नाम में परिवर्तन किया जाएगा तो साधारण बहुमत प्रक्रिया के द्वारा किया जाएगा या विशेष प्रक्रिया के द्वारा किया जाएगा, दोनों के द्वारा किया जाएगा, इसमें से किसी के द्वारा नहीं किया जाएगा, तो आप क्या क्या टिक लगाइएगा? आप यहाँ फंस जाइएगा, साला किसमें लिखा हुआ है, किसमें लिखा हमको तो है नहीं, हो सकता है कहीं 368 में हो, बहुत फेमस आर्टिकल है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इसमें लिखा हुआ है 368 का के अंतर्गत नहीं आएगा। ये साधारण एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जाता है, एक साधारण प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जाता है। तो स्पष्ट हो लीजिए कि अगर इस तरह का सवाल आपको किसी भी परीक्षा में मिलता है या इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, आप पास करके जाइएगा, तो आपको यह बात जाननी चाहिए कि यह साधारण बहुमत के द्वारा ही किया जाता है। तो यह जो है आपका 2-4 सवाल यहाँ से जो है क्लियर होगा कि 2 में कहा गया है, 3 में क्या कहा गया है, 4 में क्या कहा गया है और 1 में क्या कहा गया। तो पिछले लेक्चर का हवाला लेकर के कंप्लीटली आप अध्ययन करिएगा कि 2 में क्या क्या कहा गया, 3 में क्या कहा गया, 4 में क्या कहा गया। तो 4 में घोषणा एकदम स्पष्ट कर दिया गया है, 3 में उसके क्या क्या 3 में वो कर सकता है संघ, यह दिया गया है, और 368 के तहत नहीं किया जाएगा। यह साधारण बहुमत प्रक्रिया के द्वारा सीमा में, क्षेत्र में और राज्य को मिलाने में, ये सब साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है। तो ठीक है, इसको जान लिए। तो आइए यूनियन एंड टेरिटरी के बाद टेरिटरी के मैटर में, ये विषय वस्तु के अंतर्गत यूनियन एंड टेरिटरी के टॉपिक में जो विषय वस्तु हैं कुछ और हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैं बता दिया कि इंडियन एंड इट्स टेरिटरी जो है, यह जो है आपको यह बताने का प्रयास करता है कि संघ का क्या काम है, राज्य का क्या काम है, और संघ शक्तिशाली है कि राज्य शक्तिशाली है, किन किन बिंदुओं पर संघ शक्तिशाली है और राज्य जो है के कार्य क्या क्या हैं, ये बताता है। कौन? ये संघ एंड इट्स टेरिटरी। तो आइए आगे चलते हैं, आइए आगे चलते हैं
क्या संसद को यह भी अधिकार है, सवाल पूछा जाए, क्या संसद को यह भी अधिकार है, क्या संसद को यह भी अधिकार है, क्या संसद को यह भी अधिकार है कि वो किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त कर, किसी राज्य है कि वह किसी राज्य को समाप्त कर, किसी राज्य को समाप्त कर, किसी राज्य को समाप्त कर, किसी राज्य को समाप्त कर। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, 3 के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र को, भारतीय क्षेत्र को, भारतीय क्षेत्र को, भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दे, भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दे, किसी अन्य देश को दे दे, किसी अन्य क्षेत्र को दे दे, किसी अन्य क्षेत्र को दे दे। यह प्रश्न उच्चतम न्यायालय के सामने तब आया, यह प्रश्न उच्चतम न्यायालय, यह प्रश्न उच्चतम न्यायालय, यह प्रश्न उच्चतम न्यायालय के सामने तब आया, सामने तब आया, यह प्रश्न उच्चतम न्यायालय के सामने तब आया जब 1960 में, जब 1960 में राष्ट्रपति द्वारा एक संदर्भ के जरिए, राष्ट्रपति द्वारा 1960 में राष्ट्रपति द्वारा आया, जब 1960 में राष्ट्रपति द्वारा एक संदर्भ के जरिए, एक संदर्भ के जरिए उससे इस बारे में पूछा गया, उससे इस बारे में पूछा गया। समझना यह है, क्या संसद को यह अधिकार है, जैसे सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट है भारत में, क्या है सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट संसद की सर्वोच्चता है, क्या है संसद की सर्वोच्चता है। तो जब संसद ही सर्वोच्च है तो यह सवाल उठता है कि क्या संसद को यह भी अधिकार है कि वह किसी राज्य को समाप्त कर अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दे। मानो आपका धन है तो क्या आपको इतना अधिकार है कि आप परिवार के पूरे धन को, परिवार के पूरे संपत्ति को किसी को दे देंगे? उसी तरह से यह सवाल है कि भारतीय क्षेत्र से किसी अन्य देश को दे दे, क्या संसद के पावर है? तो यह प्रश्न उच्चतम न्यायालय के सामने तब आया, यह प्रश्न उच्चतम न्यायालय के सामने तब आया जब 1960 में राष्ट्रपति द्वारा एक संसद के जरिए उससे इसके बारे में पूछा गया। राष्ट्रपति के जरिए, राष्ट्रपति द्वारा एक संसद के जरिए इसके बारे में पूछा गया। यानी राष्ट्रपति द्वारा 1960 में राष्ट्रपति ने संसद में के जरिए पूछा कि क्या संसद को इतना पावर है कि वह भारत के किसी भी राज्य को दूसरे राज्य को दे देगा? ये सवाल आता है और आप पूछा भी जाएगा कि इतना सुपरमेसी है, क्या संसद लड़का को लड़की बना देगा या लड़की को लड़का बना देगा? इतना सुपरमेसी है। तो वह सवाल यहाँ पर मतलब आपको दिखाने का प्रयास कर रहा है। तो क्या संसद को इतनी शक्ति है, इतनी सर्वोच्चता है कि वह भारत के किसी भी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को दे देगा? तो यह सवाल तब आया जब प्रश्न उच्चतम न्यायालय के सामने तब आया उसकी 1960 में राष्ट्रपति द्वारा एक संसद के जरिए, संसद के माध्यम से, संसद का एक पार्ट है राष्ट्रपति, अरे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं। तो
राष्ट्रपति ने पूछा कि बताइए कि संसद को इतनी शक्ति है कि वह जो है किसी भारत के किसी राज्य को दूसरे देश को दे देगा, तब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में आया। आगे आइए देखें क्या और आगे होता है। तो इसको आप जानिएगा, ये सवाल 1960 का है और 1960 में यह बात तब आया जब राष्ट्रपति ने संसद के माध्यम से यह पूछा कि क्या संसद को इतना पावर है कि वह भारत के किसी भी क्षेत्र को दूसरे देश को दे देगा। तो यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में आया। तो आइए आप सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है। 1960 में जब राष्ट्रपति के द्वारा संसद के माध्यम से यह पूछा गया कि संसद इतनी शक्तिशाली है कि भारत के किसी भाग को या किसी राज्य को दूसरे देश में दे दिया जाएगा, तब यह मामला सामने आया। केंद्र सरकार के एक निर्णय केंद्र सरकार का एक निर्णय कि बेरूबाड़ी का एक केस है, यह बहुत आता है। बेरूबाड़ी संघ पश्चिम बंगाल। बेरूबाड़ी संघ पश्चिम बंगाल। बेरूबाड़ी संघ पश्चिम बंगाल पर पाकिस्तान का नेतृत्व हो, पाकिस्तान का नेतृत्व हो ने राजनीतिक विद्रोह और विवाद को जन्म दिया है। राजनीतिक विवाद एवं विद्रोह को जन्म दिया है। विद्रोह को जन्म दिया है। जिस कारण राष्ट्रपति से संदर्भ लिया गया। 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 राष्ट्रपति से संदर्भ लिया गया। उच्चतम न्यायालय ने कहा संसद की शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने की। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद की शक्ति उच्चतम न्यायालय ने संसद की शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने। राज्यों की सीमा समाप्त करने। राज्यों की सीमा समाप्त करने और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है। भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है। अन्य देश को देने की नहीं है। क्लियर। तो केंद्र सरकार का एक निर्णय कि वह निर्णय क्या था, बेरूबाड़ी संघ वाला मुकदमा था, वह पश्चिम बंगाल से संबंधित था। वह क्या मामला था कि पाकिस्तान का नेतृत्व हो पश्चिम बंगाल पर,
बेरुबाड़ी संघ पश्चिम बंगाल पर पाकिस्तान का नेतृत्व हो, तब राजनीतिक विवाद एवं विद्रोह को जन्म दिया। तो ये आया कि पाकिस्तान संघ, बेरुबाड़ी संघ वाला एक मामला आया। उस मामले में ये बात आई कि पाकिस्तान का नेतृत्व जो पश्चिम बंगाल पर हो, तो यह मामला आया। तो उस मामले में कहा गया कि राजनीतिक विवाद में विद्रोह को जन्म दे दिया। जब ये बात कहा तो तब क्या हुआ, तो उसी कारण से राष्ट्रपति जो है से संदर्भ लिया गया, राष्ट्रपति से पूछा गया कि उच्चतम न्यायालय ने, तब उच्चतम न्यायालय ने कहा, जब राष्ट्रपति से पूछा गया तब उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद की शक्ति राज्य की सीमा समाप्त करने और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, जितना हम 3 के अंतर्गत आपको बताए हैं, 3 के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है। तो पीटी में आपको पूछ सकता है और आप इंटरव्यू में पूछ सकता है और लिखने के लिए भी कर सकता है कि जो है संसद सर्वोच्च है, लेकिन इतनी सर्वोच्चता नहीं है कि जो राष्ट्र की एकता और अखंडता में बाधा पहुंचावे। संसद के ऐसे कार्य जो जिससे राष्ट्र की एकता अखंडता बाधित हो या संविधान के मूल ढांचे पर ठेस पहुंचता हो, तो इतना शक्ति संसद को नहीं है। तो पूछ लेगा यह मामला किस केस का है, तो बेरुबाड़ी 1960 का मामला है, बेरुबाड़ी 1971 का मामला है, बेरुबाड़ी 1972 का मामला है, बेरुबाड़ी 1980 का मामला है। तब आप कंफर्म नहीं हो पाइएगा, तो इसलिए आप बेरुबाड़ी 1960 पश्चिम बंगाल के मामले में यह डिसीजन उच्चतम न्यायालय ने लिया और राष्ट्रपति से संदर्भ लिया। राष्ट्रपति से संदर्भ के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि नहीं, कभी नहीं, संघ को यह पावर नहीं है कि भारत के किसी भी क्षेत्र को दूसरे राज्य को दे दे। यह मामला किस, अच्छा इस तरह से पूछेगा, संघ भारत का संसद, भारत की संसद सर्वोच्च है, इसको इतनी शक्तियां हैं जो है जो चाहे वह कर सकता है, लेकिन ये बताइए कि संसद की शक्तियों पर परिसीमा लगा दिया गया है कि आप भारत के क्षेत्र को किसी दूसरे देश को नहीं दे सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला किसके केस में सुनाया, बेरुबाड़ी 1960, बेरुबाड़ी 1961, बेरुबाड़ी 1962, बेरुबाड़ी 1963। तो आप जब कंसेप्ट जाने रहिएगा कहेगा ये सब गलत है, 1960 वाला मार दीजिए, तो आपका सवाल सही हुआ। तो इस तरह से यही सब पढ़ाई है, यूपीएससी के लिए ही पढ़ाई है, बहुत बारीक से पढ़ा जाता है, इसमें बहुत बारीकी से पढ़ा जाता है। ये घबराने वाला जो है परीक्षा नहीं है, इसमें बहुतों का सामना करना पड़ता है। तो ये हो गया। आइए अब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के विषय में, संघ और राज्यों के विषय में क्या और तथ्य हैं, आइए आपको और आगे ले चलते हैं। लेकिन आप याद कर लीजिएगा, संसद को एक तय पावर नहीं है कि भारत के किसी राज्य को दूसरे देश को सौंप दे। यह बात आप जान लीजिए। यह किस मुकदमे में आया है, सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, बेरुबाड़ी 1960 के मामले में दिया है। तो यह बात आपको समझ लेना चाहिए और जरूरी भी है आपको जानने के लिए। यह कार्य, कौन कार्य, भारत के कोई क्षेत्र दूसरे राज्य को देने वाला, यह कार्य 368 में ही संशोधन कर किया जा सकता है। यह कार्य 368 में ही संशोधन करके 368, यह कार्य अनुच्छेद 368 में ही संशोधन कर किया जा सकता है। इस तरह 9वें संविधान संशोधन अधिनियम, इस तरह 9वें संविधान संशोधन अधिनियम, 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के प्रभाव होने पर
के प्रभाव होने पर उक्त क्षेत्र को पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दिया गया। प्रभावी होने पर उक्त क्षेत्र को पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दिया। उक्त क्षेत्र को पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दिया गया। तो ये बात समझ में आपको करना चाहिए कि भारत के किसी राज्य के नाम सीमा और क्षेत्र में या परिसीमन करना, ये सब संसद को पावर है। लेकिन भारत के किसी भी क्षेत्र को जो है किसी दूसरे देश को दे देने के लिए 368 का जो अनुच्छेद है संविधान जो है संशोधन 368 में विधायी प्रक्रिया है। 368 के तहत जो संसद में संशोधन किए जाते हैं बहुत विशेष प्रक्रिया है। तो अगर भारत ने पाकिस्तान को जो है भारत से अलग करके भारत के जमीन को पाकिस्तान को दे दिया, तो यह अधिनियम 1960 के प्रभावित होने पर उक्त क्षेत्र को पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दिया गया। कब किया गया? नवे संविधान में संशोधन अधिनियम 1960। अगर पूछ दे कि भारत किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है भारत की जमीन को पाकिस्तान को दिया, तो आपको यह रटना होगा कि नवा संविधान में संशोधन किया गया। अब कब किया गया? 1960 में। और किस अनुच्छेद के तहत? 368 के तहत करके और कुछ हिस्से पाकिस्तान को दे दिया, हस्तांतरित कर दिया गया। इतना बात आप जान लीजिए कि बहुत ही मतलब विशेष प्रक्रिया के द्वारा कहीं ऐसा जो है मामला जब उठेगा कि भारत के इस हिस्से को इसको दे दिया जाए, तो उसमें 368 की जरूरत होगी और बकिया में 368 की कहीं जिक्र नहीं है, साधारण बहुमत से होगा। तो यह बात आपको जानने की है, बहुत जरूरी चीज है कि 300 पाकिस्तान को जो जमीनें दी गई, तो भारत के नवे संविधान संशोधन अधिनियम 1960 में, यानी 51 में संविधान लागू हुआ, 60 में संशोधन किया गया और तब संशोधन के जरिए भारत की जमीन को पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दिया गया। तो इस चीज को आपको जानना चाहिए। ये बहुत बारीक पढ़ाई है यूपीएससी का। ये आपको ज्ञान रहेगा तभी आप पास करिएगा यूपीएससी। ज्ञान नहीं रहेगा तो केवल फार्म भरिएगा और फार्म भरते रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा। और पढ़िएगा ध्यान से तो 1 दफे 2 दफे 3 दफे में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आइए दूसरी तरफ 1969 में उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि भारत और अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। संवैधानिक संशोधन करने की जरूरत नहीं है। संवैधानिक संशोधन करने की जरूरत नहीं है।
की जरूरत नहीं है। यह कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। यह कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। यह कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। यह कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। इसमें भारतीय क्षेत्र को विदेश को सौंपना शामिल नहीं है। इसमें भारतीय क्षेत्र को विदेश को सौंपना शामिल नहीं है। विदेश को सौंपना शामिल नहीं है। सौंपना शामिल नहीं है। क्लियर। दूसरी तरफ 1969 में एक उच्चतम न्यायालय का फैसला आया। वो तो 1960 का मामला था कि अगर देना है तो संशोधन की जरूरत है 368 के तहत। एक दूसरी तरफ उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 1969 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि भारत और अन्य देशों के बीच अगर सीमा का निर्धारण विवाद खड़ा हो गया है तो यह हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की कोई जरूरत नहीं है। जो वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो वहाँ का थल सेनाध्यक्ष है, जल सेनाध्यक्ष है, वायु सेनाध्यक्ष है और जो है प्रधानमंत्री है, वह कार्यपालिका का हेड है। वह कार्यपालिका का हेड भी है प्रधानमंत्री, मुख्य कार्यपालक है, तो जरूरत नहीं है। यह कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। इसमें भारतीय क्षेत्र को विदेश को सौंपने में शामिल नहीं है। मनो यह जो है चीफ एग्जीक्यूटिव आप पढ़ेंगे लोक प्रशासन में, चीफ मुख्य कार्यपालक। तो मुख्य कार्यपालक कौन होगा? राज्य का मुख्य कार्यपालक मुख्यमंत्री होगा और भारत का मुख्य कार्यपालक प्रधानमंत्री होगा। तो ये और उनके निचले जितने स्टाफ हैं IAS और सेना के जितने बड़ी पदाधिकारी हैं उनको यह करना है। इसमें संशोधन की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए आज का हमारा जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 3 अनुच्छेद 4 में स्वयं घोषित जो किया गया है उसके विषय में हम आपको बताए हैं। 1960 का बेरुबाड़ी का मुकदमा, 1969 में उच्चतम न्यायालय द्वारा आया केस के बारे में बताए हैं। इसको पूरा बढ़िया से समझिए। इसमें PTK में भी परीक्षा पूछा जा सकता है कि उच्चतम न्यायालय का वह कौन सा फैसला था कि किस वर्ष का फैसला था जिस वर्ष के फैसले में यह कहा गया कि सीमा विवाद कार्यपालिका का विषय वस्तु है, यह संशोधन का विषय वस्तु नहीं है। बताइए 1969, 1978, 1972, 1971। तो आप यही रटे रहिएगा कि 1969 में उच्चतम न्यायालय का फैसला आया कि सीमा विवाद में अगर सीमाओं का अगर झगड़ा लग जाए, ऐसे चीन और भारत के बीच सीमा का झगड़ा, इसमें संशोधन की कोई जरूरत नहीं है। सीमा में कार्यपालिका का मुख्य है, उसको कहना है कि सेना के जवानों कभी भी हमारे सीमा रेखा के अंदर चीन नहीं घुसेगा, इसको बहाल रखना है। इसलिए जितने कार्यपालिका के लाइन आप सूत्र हैं सभी सूत्र स्टाफ एंड सूत्र लगे रहेंगे। इसमें कोई संशोधन की जरूरत नहीं है। तो आज का लेक्चर हम यहीं बंद करते हैं। कल आपको पढ़ाएंगे बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का आदान प्रदान। कल पढ़ाएंगे बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का आदान प्रदान। तो आज का लेक्चर यही है। आप इसको पढ़ें, लिखें, समझें और इस पर व्याख्या करने की शक्ति जुटाएं। आप सभी पाठकों को मेरी तरफ से धन्यवाद।